अंचल के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबर के साथ कर लेते हैं। तो खजुराहो में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश को बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। उन्होंने बताया कि 21 दिसंबर को भोपाल में मेट्रो ट्रेन सहित कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। इसके अलावा 13 से 14 दिसंबर को इंदौर भोपाल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल जी की जन शताब्दी के समापन पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य के उद्योगों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। और बड़ी सारी सौगातें मिल रही है। उदाहरण के लिए 21 तारीख को भोपाल में मेट्रो ट्रेन और कई विकास की सौगात भोपाल में दिलाएंगे। 13 और 14 तारीख के दिन इंदौर और भोपाल में कुछ अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। इधर सिवनी में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट उड़ान के दौरान 33 केवी हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। बताया जा रहा है कि अचानक आई तकनीकी गड़बड़ी के चलते विमान अनियंत्रित होकर बिजली लाइन से जा टकराया। जोरदार धमाके की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल जांच जारी है और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल ऐतिहासिक नगरी खजुराहो में मंथन कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में यहां विभागीय समीक्षाओं का दौर जारी है, जिसमें आगामी 3 सालों की कार्य योजनाओं पर फोकस है। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगातों का ऐलान भी हो रहा है। देखिए इस पोस्ट में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में प्रदेश के मुख्यमंत्री, 30 मंत्री और सचिव से लेकर मुख्य सचिव स्तर तक के 40 अधिकारी 2 दिन मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री विभागीय समीक्षा और कैबिनेट बैठक कन्वेंशन सेंटर खजुराहो में करेंगे। खजुराहो में होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मुख्य रास्तों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है और चौराहों को आकर्षक साज सज्जा से संवारा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से विभागों की समीक्षा भोपाल में भी की है और कल 10:30 बजे कैबिनेट है। इसके बाद लाडली बहना का एक कार्यक्रम भी रखा गया है। बीच में अभी अन्य कार्यक्रम भी हैं जो आप सब लोगों के आते। पूरी सरकार के 2 दिन के खजुराहो दौरे के दौरान 8 दिसंबर को खाद्य नागरिक आपूर्ति, वाणिज्यिक कर, पशुपालन एवं डेयरी विकास, नगरीय विकास तथा आवास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति विकास एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा बैठक। 9 दिसंबर को लोक निर्माण विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक और मंत्रिपरिषद की कैबिनेट बैठक होगी। 9 दिसंबर को लाडली बहना सम्मेलन आयोजित होगा। इस दौरान हितलाभ वितरण, भूमि पूजन व लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं महाराजा छत्रसाल की मूर्तियों का भी अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री छतरपुर जिले में लगभग 510 करोड़ 65 लाख रुपए के 29 विकास और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश की संपत्ति है, इसलिए इससे जुड़ा रोजगार भी प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए। बीड़ी श्रमिकों को फिर से मुख्यधारा से जोड़ने के लिए वन विभाग के साथ समन्वय कर ठोस समाधान निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट INH न्यूज भोपाल। इधर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने जमीन गाइडलाइन दर पर एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जमीन की गाइडलाइन रेट को लेकर जहां कई राहत दिए हैं, वहीं कुछ मामलों में पुराने फैसलों को यथावत भी रखा है। लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद एक बार फिर गाइडलाइन रेट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अब विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साध रहा है। दूसरी ओर सरकार जनता के हितों को देखते हुए निर्णय लेने की बात कह रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दरों को लेकर उपजे विवाद के बीच कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत शहरों में 1400 वर्ग मीटर तक लागू इंक्रीमेंटल गणना का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। साथ ही नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में जमीन मूल्यांकन से जुड़े पुराने प्रावधान यथावत लागू हो जाएंगे। बहुमंजिला इमारतों और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। अब सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर मूल्यांकन की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसकी जगह बिल्टअप एरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे खरीदारों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन के पुराने नियम जटिल थे। भूमि मूल्यांकन में कई जटिल प्रावधान लागू किए गए थे।
फसली भूमि पर 25% की वृद्धि, गैर परंपरागत फसलों पर 25% वृद्धि लागू थी। नलकूप ट्यूबवेल खनन को लेकर भी पृथक दरें लागू थी। बाउंड्री वॉल निर्माण पर अतिरिक्त दर जोड़ी जाती थी। नगरीय निकायों में अलग अलग स्लैब से दरें तय थी। नगर निगम 50 डेसिमल, नगर पालिका 37.5 डेसिमल, नगर पंचायत 25 डेसिमल स्लैब दर से मूल्यांकन। 1400 वर्ग मीटर तक इंक्रीमेंटल गणना और सड़क से सटी जमीन का अधिक मूल्य था। बहुमंजिला फ्लैट, शॉप में सुपर बिल्टअप एरिया आधारित मूल्यांकन होता था। बाजार मूल्य से 30% कम पर मूल्यांकन होने से पंजीयन शुल्क कम लगता था। गाइडलाइन दरों में संशोधन को लेकर सरकार का कहना है, इस बार जमीन गाइडलाइन को अंतिम रूप देने से पहले जनता की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए 31 दिसंबर तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं, ताकि जमीन से जुड़े हर वर्ग की समस्याओं और अपेक्षाओं को शामिल किया जा सके। इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। नई गाइडलाइन पर जनता के गुस्से के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा है। अभी भी कई सुधार आवश्यक हैं। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस पर पलटवार भी किया। मंत्रिमंडल जिम्मेदार है, मंत्रिमंडल में इस मामले में चर्चा करने का साहस क्यों नहीं उठाता है? क्यों डर रहे हैं उनसे? 10 तारीख को मंत्रिमंडल में इसमें फैसला लिया जा सकता है, खबरें छपती है, अचानक आज विज्ञप्ति आ जाती है कि कहीं मंत्रिमंडल में इस मामले में चर्चा ना हो जाए। कांग्रेस एक डूबती नाव है और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी 15 साल बाद जब उनको मौका मिला तो जिस तरह से उन्होंने तानाशाही की, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का एटीएम बनाया, उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर से उनका सफाया कर दिया है। ये अनर्गल आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे बनाते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस को पूरे देश की जनता नकार रही है, छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है और ये परिवारवाद, चापलूसीवाद की राजनीति से कभी ऊपर उठ नहीं सकते। देखिए, जब ये नया गाइडलाइन आया था तभी भी क्रेडई ने नई गाइडलाइन का स्वागत किया था, साथ में अपने सुझावों को भी दिया था। आज खुशी इस चीज़ की है कि क्रेडई के सुझावों को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखा और सारी लगभग प्रॉब्लम्स को उन्होंने देखा और उसको काफ़ी सकारात्मक बनाया। इससे निश्चित ही छोटे मध्यम वर्ग वाले लोगों को काफ़ी फायदा होगा और प्रदेश का विकास बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन को लेकर जारी विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। जनता की नाराजगी के बीच सरकार ने कई संशोधन वापस लेते हुए नियमों में राहत देने की शुरुआत की है। वहीं विपक्ष इसे जनता के दबाव की जीत बता रहा है। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन सिर्फ रजिस्ट्री का दस्तावेज नहीं, बल्कि आम आदमी की उम्मीदों, निवेश और विकास से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसी वजह से यह राजनीतिक बहस के केंद्र में है। अब गाइडलाइन की दरों में संशोधन का जनता पर क्या असर होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो विदिशा में पार्षदों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। पिछले 27 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे पार्षदों ने विदिशा विधायक मुकेश टंडन को जिम्मेदार ठहराया। पार्षदों का आरोप है कि जो टेंडर उनके वार्ड में सड़क और अन्य निर्माण कार्य के लिए जारी किए गए थे, उन्हें विधायक ने रद्द कर दिया। वहीं विधायक ने प्रदर्शनकारी पार्षदों से मुलाकात की, साथ ही उनकी मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। आज धरना स्थल पर मैं आया, इसके पूर्व में भी मैं आया था, मैंने अपने साथियों से बातचीत की है और उनकी एक जो महत्वपूर्ण मांग थी कि शहर के विकास में तेज गति से काम होना चाहिए, वो तेज गति से काम प्रारंभ हो जाए। इसके लिए अभी अधिकारियों से बातचीत की है, सीएमओ से भी बातचीत की है, कुछ कर्मचारियों को हटाने की बातचीत है और सीएमओ को भी हटाने की बातचीत आपके मांग में है। उसको भी गंभीरता से लिया है, वरिष्ठ जनों से उसकी भी चर्चा करेंगे। इधर मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के परिजन एक बार फिर अवैध मादक पदार्थों के कारोबार को लेकर सुर्खियों में है। सतना के रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र में उनके सगे भाई को बड़ी खेप के साथ पकड़े जाने का मामला सामने आया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में उनके जीजा शैलेंद्र सिंह को गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 46 किलो गांजे के साथ अनिल बागरी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में पुलिस ने उसके साथ पंकज सिंह को भी गिरफ्तार किया है, जो मतहा गांव का रहने वाला बताया गया है। वहीं मामला सामने आने के बाद सियासी हलचल भी अब तेज हो चुकी है। पूर्व विधायक कल्पना वर्मा ने इस मामले में राज्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
थाना रामपुर बघेलान में जो है दबिश देकर के जो है पंकज सिंह बघेल पिता सत्येंद्र सिंह बघेल के यहाँ दबिश दी गई थी, जिसने अपने मकान के सामने टीन साइड में जो है धान की बोरियों के नीचे बोरियों में गांजा छिपा करके रखा हुआ था। कुल कीमत 9,22,680 रुपये का गांजा जो है बरामद किया गया और आरोपी के विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीकृत कर अनुसंधान में लिया गया। आरोपी द्वारा बताया गया कि ये गांजा जो है अनिल बागरी एवं शैलेंद्र सिंह राजावत से प्राप्त किया गया था। उन्हें भी प्रकरण में 8, 20 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आरोपी बना करके प्रकरण विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में अभी जो है पंकज सिंह और अनिल बागरी को जो है न्यायालय में पेश किया गया है और शेष एक आरोपी है जो उत्तर प्रदेश में जेल में बंद है, जिसके संबंध में जो है प्रोडक्शन वारंट लिया जा करके आगे कार्रवाई की जाएगी। इधर फर्जी हलफनामे पेश करने के मामले में इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब गंभीर सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने झूठे हलफनामे मामले में अब इंदौर पुलिस कमिश्नर को भी पार्टी बनाया है। उन्हें विस्तृत जवाब के साथ मंगलवार को हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है। दरअसल मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र के एक आरोपी की जमानत याचिका से जुड़ा है, जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में लगी जमानत याचिका में राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में आरोपी के खिलाफ 8 आपराधिक प्रकरणों का दावा किया गया था, जिनमें बलात्कार का केस भी शामिल था। हालांकि जांच में सामने आया कि जानकारी गलत है, जिसके बाद कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर से ये मामला रिजेक्ट हुआ था रेगुलर बेल के फॉर्म में, और यहाँ पर जो है ये थाना चंदन नगर की ओर से इस आरोपी पर अनवर पर 8 मामले जो है बताए गए थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा किसी कार्रवाई के दौरान यदि होता है और यदि उससे किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड होते हैं तो वहाँ पर जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट की जा सकती है, और जो झूठा हलफनामा परजुरी का जो केस है वो दर्ज किया जा सकता है। जो परिस्थितियां उसमें हो सकता है। अगली खबर भी इंदौर से ही, जहां चाइना डोर से 2 हादसे हो गए हैं। चाइनीज मांझे में प्रतिबंधित होने के बावजूद शहर में इसका इस्तेमाल जारी है। पहला दर्दनाक हादसा सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में हुआ, जब एक युवक अपनी बाइक से जा रहा था, तभी अचानक चाइनीज मांझा उसके गले में उलझ गई, जिससे युवक घायल हो गया। दूसरा हादसा खजराना इलाके में हुआ, जहां एक अन्य युवक सलमान के पैर के अंगूठे में चाइना डोर उलझने से गंभीर चोट लगी है। घटना के बाद दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना ने प्रशासन के तमाम दावों और सख्त हिदायतों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वहीं इस मामले को लेकर कलेक्टर ने शहर में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री की बात स्वीकार की है। उन्होंने चाइना डोर की बिक्री करने वालों को तुरंत जेल भेजने और कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। इसका जो विक्रय है, इसका भंडारण है, उसको प्रतिबंधित किया गया है। इसमें कुछ कार्रवाइयां भी की गई हैं, परंतु हम लोग अब इसको और आगे कार्रवाई करेंगे। अभी कल भी ये घटना हुई, इसमें 2 युवकों के जख्मी होने की मतलब जानकारी आई है संज्ञान में। तो बिल्कुल ही ये चाइनीज मांझा जो है वो स्वास्थ्य के लिए, पानी जान के लिए, पशु पक्षी सभी के लिए घातक है। इसका उपयोग ना हो, इसी के लिए आदेश किया गया है। आगे आने टाइम में पुलिस और हमारे एसडीएम इस पर कार्रवाई करेंगे, जिससे हम लोग इस गंभीर समस्या से निजात हो सके। इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने गला काटकर सड़क ठेकेदार की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने पहले ठेकेदार के मुंशी को किडनैप किया था। जब ठेकेदार मुंशी को बचाने गया तो उसे मार डाला। मामला पामेड़ थाना क्षेत्र का है। ठेकेदार की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले इम्तियाज अली के रूप में हुई है। वो काफी समय से नारायणपुर जिले के धौड़ाई इलाके में रह रहा था। नक्सलियों ने हत्या के बाद उसका शव जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने शव बरामद कर चिंता गुफा थाना पहुंचाया, जहां मृतक के परिजन भी पहुंच चुके हैं। बता दें कि इलाके में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रासपल्ली से पीराचौदा के बीच 18 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य जारी था। इसी कार्य का नक्सली विरोध कर रहे थे और मौका मिलते ही उन्होंने ठेकेदार की हत्या कर दी। शव के पास से पर्चा भी मिला है। नक्सलियों की पामेड़ एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। इधर कोरिया वन मंडल के टेमरी बीच के देवगढ़ इलाके में टाइगर मूवमेंट की चर्चा होती रहती है। वन विभाग के ट्रैप कैमरों में ऐसी तस्वीरें कैद हुई है जिनमें एक बाघिन अपने 2 शावकों के साथ दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों की जांच देहरादून में कराई गई, जहां से पुष्टि हुई है कि शावक बाघिन के साथ मौजूद है। ग्रामीणों के मुताबिक ये बाघिन पिछले कई महीनों से इसी क्षेत्र में विचरण कर रही थी। अब उसके पैरों के निशान भी देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाघिन समय समय पर अपने शावकों के साथ बाहर निकलती है। पिछले 1
साल में 150 से ज्यादा मवेशियों का शिकार होने की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसके बाद ग्रामीण अब मवेशियों को बांध कर रखने लगे हैं। यहीं के रहने वाला हूँ और 2 बाघ हैं और बच्चे भी हैं एक ठो। आपने देखा तो नहीं है? देखा नहीं, पैर के निशान देखे हैं साहब। 2 बाघ हैं और एक ठो बघनीन है, उसका 2 बच्चे हैं। और रात के समय हम शाम को होते हैं, उसके बाद हम घर से नहीं निकलते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान के जंगलों में एक बार फिर वन्य जीव गतिविधि बढ़ चुकी है। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क से बाहर निकला चीता KP2 बीते 10 दिनों से 12 जिले के रामगढ़ क्रेटर वन क्षेत्र में घूम रहा है। वन विभाग की मॉनिटरिंग में सामने आया है कि चीता यहां के माहौल में सहज महसूस कर रहा है और लगातार मूवमेंट कर रहा है। कहा जा रहा है कि चीता खुद अब राजस्थान में बसना चाहता है। जिस इलाके में चीता KP2 घूम रहा है वो प्रस्तावित कॉरिडोर भी है, जो कुनो नेशनल पार्क से होते हुए हदौती मार्ग से आगे मध्य प्रदेश के गांधी सागर तक जाता है। बहरहाल ये पहला मौका है कि जब बिना किसी ट्रांसलोकेशन के कोई चीता स्वेच्छा से इस हिस्से तक पहुंचा है। इधर मोहन सरकार में पर्यटन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना नेशनल पार्क के मडला गेट से 10 नई कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों के जरिए पर्यटक जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव और अधिक सुविधाजनक तरीके से ले सकेंगे। इन कैंटर बसों में एक साथ 19 पर्यटकों के बैठने की क्षमता है। ये बसें अन्य सफारी वाहनों की तुलना में अधिक लंबी और ऊंची है, जिससे पर्यटकों को बेहतर दृश्य और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। तो उज्जैन में छात्रों की अचानक तबियत खराब होने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल महेशपुर सिटी के कस्तूरबा छात्रावास में जहरीले गैस से 15 छात्राओं की तबियत खराब हो गई, जिसके बाद सभी छात्राओं को उज्जैन के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कराया गया। मौके पर एसडीएम सहित स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस प्रशासन और विधायक दिनेश चंद्र बोस ने छात्रावास का निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल के बीएमओ ने बताया कि सभी बच्चों की हालत अब ठीक है। जी घबराने और जलन होने संबंधी शिकायत की गई थी, तो उनको तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। प्राथमिक चिकित्सा के उपरांत उनका बीपी और ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया, नॉर्मल था। बच्चियों को घबराहट थी। रात को सब स्टेबल हो गई थी, लेकिन सुबह तो बच्चियों को जो है फिर से घबराहट चालू हुई, तो उनको जो है 5 बच्चियों को हमारे द्वारा डॉक्टर रामपुरे के द्वारा जो है वो उज्जैन सिविल हॉस्पिटल में रेफर किया गया। बाकी सभी बच्चियाँ स्टेबल है, नॉर्मल है। इधर इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 20 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई ब्राउन शुगर की कीमत लाखों रुपए आंकी गई है। पुलिस के अनुसार पूरे साल में अवैध मादक पदार्थों को लेकर अब तक 100 से अधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं और लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध मादक पदार्थ बरामद किए जा चुके हैं। वहीं 30 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ मात्रा में ब्राउन शुगर ला रहा है और यहाँ कई लोगों को सप्लाई करने वाला है। इसी बात पर से क्राइम की टीम लगाई गई और क्राइम की टीम जैसे ही लगाई गई तो ये हमको लाभश्री कॉम्प्लेक्स के सामने पत्थर गोदाम रोड वहाँ पर ये हमको आता हुआ दिखा और इसको वहाँ पे तत्काल रोका गया। जब इसकी तलाशी ली गई तो लगभग 20 ग्राम ब्राउन शुगर इसके कब्जे से मिला। तत्काल ही इसको कब्जे में लिया गया। 8/21 NDPS एक्ट के तहत इसमें पूरी कार्रवाई की गई। अगली खबर बालोद जिले की, जहां के डोडी लोहारा ब्लॉक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला भरदा में शिक्षकों की कमी को लेकर पालकों ने सोमवार को स्कूल में ताला जड़ दिया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। पालकों का कहना है कि लंबे समय से जिला कलेक्टर और अधिकारियों को आवेदन देने के बाद भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई, जबकि अर्धवार्षिक परीक्षा करीब है और बच्चों की पढ़ाई अधूरी है। वहीं समस्या से नाराज ग्रामीण स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। तालाबंदी की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश दी, लेकिन पालक लिखित आश्वासन मिलने तक ताला खोलने से इनकार कर रहे हैं। 3 सालों से यहाँ शिक्षक की कमी है। यहाँ पढ़ाई मतलब कोर्स पूरा हो नहीं पा रहा है। 2 शिक्षक है, जिसमें एक शिक्षक पूरे 5 क्लासों को देखते हैं और एक शिक्षक के तो ट्रेनिंग में पूरा ऐसे दिन निकल जाता है। तो कैसे होगा ये सब चीज।
इसीलिए शिक्षक की यहाँ कमी है। एक तो यहाँ पे शिक्षक की कमी, और प्राथमिक शिक्षक में प्राथमिक स्कूल में मात्र 2 ही शिक्षक है। एक शिक्षक हमेशा ट्रेनिंग में रहते हैं और एक शिक्षक का बोलते 5 कक्षा ला कैसे मेंटेन करिए। और आने वाला ये तो 12 तारीख से वार्षिक परीक्षा चालू है और लड़का बन के देखा तो इसकी कैसे है, वार्षिक परीक्षा चालू होने वाला है तो कोर्स भी कंप्लीट नहीं होंगे। शासन अभी तक नहीं सुनी और शिक्षिका ला हमारे यहाँ नहीं भेजे है, तो शासन और प्रशासन ला जब बोलें तो बीओ साहब द्वारा और डीओ के माध्यम से अब यही से कि वो जो शिक्षक है तेला 2-4 दिन बाद वापस भेजबो करके, लेकिन अभी तक मतलब हमारे स्कूल में कोई शिक्षक के आदेश नहीं करे है। और हमारा पूरा गांव वाला कहना है कि जब तक शिक्षक स्थायी तौर पर यहाँ नहीं दे जाही हम अपन तालाबंदी ला खत्म नहीं करन, ऐसे मतलब योजना बना के कार्य करत हैं। तो बीते रविवार को आगर मालवा के सुसनेर में पार्षद प्रतिनिधि पर धारदार हथियार से हमला हुआ था। हमले से नाराज पार्षद के परिजनों ने आरोपी के एक रिश्तेदार की होटल में घुसकर पिटाई कर दी। मारपीट के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित दुकानदार ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।